चलिए शुरू करते हैं। साथियों नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से चैनल में। हम निबंध की क्लासेस देख रहे हैं, हमारा पहला क्लास हो चुका है और अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए वीडियो, क्योंकि उसके आगे है। कल के वीडियो में हमने देखा था, पिछले वीडियो में मैं के बारे में हम लोग निबंध की चर्चा कर रहे थे, जिसमें चर्चा की गई थी कि मैं का अर्थ क्या होगा, उसके विस्तार के बारे में हमने चर्चा की थी। ठीक है, बताया गया था कि विस्तार करते हुए मैं के बारे में कुछ भी लिख सकते हैं। साथ ही साथ हमने क्वोटेशन देखे थे कि मैं में किस तरह के क्वोटेशन देख सकते हैं। ठीक है, हम किस तरह के कथनों का प्रयोग कर सकते हैं, ये देखा था। साथ साथ हमने देखा था कि जो है मैं में कोई दार्शनिक पक्ष तो नहीं शामिल है, और साथ साथ हमने चर्चा की थी जिसमें 5 W और 1 H की चर्चा की थी। आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाके देख लीजिए, उसके आगे है, क्योंकि तभी समझ में आएगा। ठीक है, तो 5 W की हमने बात की थी, जिसमें कहा गया था 5 W का मतलब होता है व्हाट, हु, व्हेन, वेयर, व्हाई, और 1 H का मतलब हाउ, मतलब क्या, कौन, कब, कहाँ, क्यों और कैसे। इस पे बात की गई थी। ठीक है, अगर निबंध के ये सारे डायमेंशंस होते हैं कि हम अगर इस पे निबंध इस तरीके से सोचेंगे निबंध में, क्योंकि देखिए आजकल निबंध अमूर्त आ रहे हैं और सारे निबंध हमारी थिंकिंग पे डिपेंड करते हैं, हम कि कितना ज़्यादा सोच सकते हैं किसी टॉपिक के बारे में, किसी चीज़ों के बारे में, तो उसी पे निबंध। तो उसके आगे आज वीडियो बढ़ाते हैं और आज के वीडियो में हम जानेंगे कि उसके और कौन कौन से पक्ष हो सकते हैं माय के। ठीक, तो पिछले वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो जाके देख लीजिए, और क्योंकि तभी आपको आगे समझ में आएगा, क्योंकि उसमें बहुत सारी चर्चाएं की गई थी कि किस तरह हमको अपनी भूमिका लिखनी है और भूमिका में क्या होना चाहिए। ठीक है, एक निबंध कैसे लिखा जाता है। आगे के क्लासेस में भी इसी तरह चर्चा होती रहेगी। तो आज की चर्चा को हम शुरू करते हैं। मैं के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे, तो मैं के और भी पक्ष हम लोग देखते हैं। मैं के देखिए सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष भी हो सकते हैं। ठीक है, सामाजिक और सांस्कृतिक पक्ष हो सकते हैं, जिसमें व्यक्ति से समाज के बारे में, जिसमें व्यक्ति या समाज विश्व के बारे में और भारत के बारे में भी आप जो है भारत में विश्व में लिख सकते हैं, भारत के बारे में लिख सकते हैं। ऐसा कोई रहा हो व्यक्ति या समाज में कोई जो है मैं लेके चला। होमोसेक्सुअलिटी, समलैंगिकता को शामिल कर सकते हैं। ठीक है, आगे राजनीतिक पक्ष में आप शामिल कर सकते हैं मैं को, जिसके अंदर मैं बहुत ज़्यादा है। मैं अगर हावी हो जाता है तो आप कल के क्लासेस में पढ़े ही होंगे, तो वह तानाशाह बनता है। अगर मैं हावी नहीं होता है तो राजतंत्र या लोकतंत्र रहता है। तो देखिए मैं जिसमें राजतंत्र या तानाशाही दोनों को लेंगे, तो राजतंत्र में लोकतंत्र शामिल होता है, जिसमें ट्रंप और मोदी को रख सकते हैं। लेकिन तानाशाही को अगर मैं के जिसके अंदर आ गया उसको क्या रखेंगे, तो तुगलक को रखेंगे, किम जोंग उन को रखेंगे, गद्दाफ़ी को रखेंगे, सद्दाम हुसैन को रखेंगे, पोल पोट को रखेंगे। ठीक है, इनके अंदर मैं की भावना इतनी ज़्यादा हो गई कि ये जो है अपने आगे किसी की सुनते नहीं हैं। हाँ, ये कुछ भी करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें लोकतंत्र से मतलब नहीं है। ठीक, आगे हम दार्शनिक पक्ष देख सकते हैं। दार्शनिक पक्ष में हम लोग देखेंगे कि विवेकानंद जिनके अंदर मैं था, तो वो अपने गुरु के पास जब गए, तो एक बार क्या हुआ था कि वो अपने गुरु के पास गए। ठीक है, और गुरु के पास जाते हैं तो दरवाज़ा बंद था, उनके घर गए, दरवाज़ा बंद था, उन्होंने नॉक किया, तो अंदर से पहले ही इन्होंने नॉक किया। ठीक है, दरवाजे को खटखटाया, तो अंदर से आवाज़ आई, कौन है? तो बाहर से विवेकानंद बोले, मैं कौन हूँ, यही तो मैं जानने आया हूँ। तो उनके अंदर जो है दार्शनिक पक्ष में रख सकते हैं कि उन्होंने मैं को जाना, अपने अंदर की चीज़ों को जाना कि मैं कौन हूँ। ठीक है, उसमें बुद्ध हुए, डेकार्ट हुए, ह्यूम्स हुए और स्ट्रॉसन हुए। ठीक है, ऐसे व्यक्तियों ने जिन्होंने अपने अंदर को जाना, ठीक है, कि मैं कौन हूँ। धार्मिक पक्ष में ले सकते हैं। धार्मिक में देखिए रख सकते हैं रावण और दुर्योधन को एक तरफ, जिसमें
रावण के अंदर अहंकार और दुर्योधन के अंदर भी मैं का अहंकार शामिल था। ठीक, ये सब आप निबंध में लिख सकते हैं, उनकी कहानियाँ लिख सकते हैं। ठीक है, कि जिनके अंदर मैं बहुत ज़्यादा था, उन्होंने इस समाज के लिए क्या किया, देश के लिए क्या किया, खुद के लिए क्या किया। एक तरफ भीष्म पितामह को रख सकते हैं। ठीक है, भौगोलिक पक्ष में आप रख सकते हैं मानव प्रकृति संघर्ष, मानव और प्रकृति के बीच जो संघर्ष होता है, ठीक है, उसको मैं के द्वारा रख सकते हैं। प्रकृति कहती है मैं हूँ, मानव कहता है मैं हूँ। बहुत सारी चीज़ें ऐसी घटनाएं घटित होती हैं जिससे प्रकृति को नुकसान भी होता है और मानव को भी नुकसान होता है, क्योंकि जो है प्रकृति निर्मित भी कुछ चीज़ें हैं और मानव निर्मित भी कुछ चीज़ें हैं। तो इस वजह से जो है प्रकृति और मानव के बीच संघर्ष देखने को मिलता है। बाइबल में भी इसका कुछ जिक्र किया गया है मैं के बारे में। वेद से उपनिषद जिसमें कहा गया है सर्वो भवन्ति सुखिनः, ठीक है, मतलब सब सुखी रहें, उसमें भी जो है सभी व्यक्तियों के सुखी होने की बात कही गई है। ठीक है, ऐतिहासिक पक्ष हम देख सकते हैं। ऐतिहासिक पक्ष में जिसमें अशोक के अंदर बहुत ज़्यादा मैं था। अशोक का काल आप पढ़े ही होंगे। ठीक है, और औरंगजेब को भी आप लिख सकते हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि थोड़ा औरंगजेब वगैरह को लिखने से बचें, क्योंकि ऐसा राजनीतिक माहौल है कि आप कुछ भी लिख देंगे तो उससे नंबर कटने की संभावना ज़्यादा हो जाएगी। और मैं के बारे में आप कुछ पक्ष और विपक्ष भी लिख सकते हैं। ठीक है, पक्ष और विपक्ष में भी कुछ लिख सकते हैं। आगे का निबंध है, दूसरा निबंध मैं के बाद हम देखते हैं। 2017 यूपीएससी में एक निबंध पूछा गया था, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है। ठीक है, तो इसमें आप क्या रख सकते हैं, इसमें रख सकते हैं कि कृतज्ञता का सरलतम रूप हो सकता है क्या हर्ष, और कृतज्ञता का जटिलतम रूप भी हो सकता है। कौन से रूप हो सकते हैं, आगे देख सकते हैं कि हर्ष क्या है, कृतज्ञता क्या है। ठीक, हर्ष की नज़दीकी अवधारणाएं कौन सी हो सकती हैं, हर्ष को जॉय कहते हैं इंग्लिश में। ठीक है, नज़दीकी अवधारणाएं क्या, सुख को भी जो है हर्ष के नज़दीकी अवधारणाएं कहते हैं। सुख को इंग्लिश में कहते हैं हैप्पीनेस। खुशी भी होती है, उसे भी हैप्पीनेस कहते हैं। मज़ा होता है जिसे प्लेजर कहते हैं या ग्रेटिफिकेशन कहते हैं। ठीक है, प्लेजर थोड़ा दूसरे सेंस में हो जाएगा। आनंद या परमानंद जिसे ब्लिस कहते हैं, ब्लिस। ठीक है, उल्लास भी एक शब्द होता है, ये भी हर्ष का नज़दीकी होता है। ठीक है, प्रसन्नता या हैप्पीनेस, ये भी जो है हर्ष की नज़दीकी है। ठीक है, अवधारणा। अब अगर निबंध लिखने को आ जाए तो हम शुरुआत कैसे करेंगे, तो शुरुआत चाहे तो हम भूमिका से कर सकते हैं। ठीक है, भूमिका आपकी कम से कम 150 शब्दों में होनी चाहिए, 100 से 150 शब्दों में। 100 शब्द कम से कम लिखिए या 50 शब्द से ज़्यादा ही रखिए भूमिका के लिए। मैं तो कहता हूँ 100 शब्द। या शुरुआत आप भूमिका को किसी तरह कर सकते हैं, कोट से कर सकते हैं, कथन से कर सकते हैं। ठीक है, किसी डायलॉग से कर सकते हैं, किसी गीत से कर सकते हैं। अभी कल के क्लास में मैंने बताया। आगे देखते हैं। अब देखिए, हर्ष जो को प्रसन्नता के सेंस में लेंगे तो प्रसन्नता ही हर्ष होती है, सुख होता है, आनंद भी होता है। हर्ष अगर प्रसन्नता अगर हर्ष के रूप में है तो मुक्त भाव से खुशी मिलती है। ठीक है, मतलब जिसका कोई वो नहीं है, मुक्त भाव से खुशी मिलती है। सुख के सेंस में आता है तो प्लेजर उसे कहते हैं, भौतिक या आंतरिक सुख जिसे कहते हैं। ठीक है, जिसमें अगर भौतिक सुख लिया जाए तो या आंतरिक सुख लिया जाए तो वासना आती है। वासना में जैसे फूड हो गया, यौन सुख हो गया। ये सुख जो प्लेजर के सेंस में आता है वो भौतिक और आंतरिक सुख में आता है। जो हर्ष के सेंस में आता है वो मुक्त भाव से खुशी के सेंस में आता है। और आनंद जो आता है, ब्लिस जिसे कहते हैं, वो होता है उच्च मानसिक स्थिति और शुद्ध किस्म का। ठीक है, जिसमें परोपकार का सुख हो सकता है, बौद्धिक सुख हो सकता है। उच्च मानसिक स्थिति जिसमें शुद्ध किस्म का आनंद होता है। ठीक है, यदि किसी के साथ हमने अच्छा किया, बदले में हम उससे कुछ नहीं चाहते हैं, तो वो हो गया। ठीक, जैसे एक कविता मैं यहाँ बता देता हूँ कि मैं इस विदाई के पल शुक्रिया करना चाहता हूँ उन सभी हसीन चीज़ों का जो हमारे मिलन पर तंबू की तरह तनती रहीं। मैं शुक्रिया करता हूँ अपने सिर पर ठहर जाने वाली
तेरी तरह हल्की और गीतों भरी हवा का, जो मेरा दिल लगाए रखती थी तेरे इंतज़ार में। ठीक है, ऐसी चीज़ें बीच बीच लिख सकते हैं। ठीक है, ये जो मैंने अभी सुनाया इसको लिखा था क्रांति धर्मक कवि पास ने लिखा था। ठीक, और अब बीच बीच और चीज़ें लिख सकते हैं। अब देखिए कृतज्ञता आते हैं। ठीक है, तो कृतज्ञता जो है किस सेंस में वर्क करता है, तो कृतज्ञता जिसे ग्रेटिट्यूड कहते हैं, इंडिविजुअल हेल्प में जिसे धन्यवाद कहते हैं। ठीक है, तो कृतज्ञता उसे कहते हैं। जैसे बागवान फिल्म में सलमान अमिताभ के प्रति कृतज्ञ थे। ठीक है, बागवान फिल्म में आप देखी होंगी। ठीक है, उसमें जो है सलमान खान अमिताभ के प्रति क्यों कृतज्ञ रहते हैं, क्योंकि जो है अमिताभ बच्चन ने बचपन में सलमान खान की हेल्प की थी, बाद में बड़े होकर उसने अमिताभ बच्चन के लिए हेल्प की। रामायण अगर आप देखे होंगे तो रामायण में गिलहरी जो इस भगवान राम के प्रति कृतज्ञ थी। ठीक, क्यों, क्योंकि जो है भगवान राम का वो कहानी आप सुने ही होंगे, उसको बताने की ज़रूरत नहीं रामायण की। ठीक है, गिलहरी ने हेल्प की थी। ठीक है, ब्रिज बनवाने, पुल बनवाने में, श्रीलंका का जब पुल बन रहा था लंका जाने के लिए। दतीज का हड्डियों का दान, ये भी कृतज्ञता का एक रूप है। दतीज ने अपनी हड्डियां का दान देवताओं को किया था। ठीक है, वज्र बनाने के लिए। और राणा प्रताप का चेतक के प्रति जो है कृतज्ञ होना, चेतक ने कितनी ज़्यादा मदद की थी राणा प्रताप की, इस वजह से जो है राणा प्रताप चेतक के प्रति कृतज्ञ हुए। आगे लिख सकते हैं श्रद्धा, कृतज्ञता का एक रूप श्रद्धा भी होता है। कृतज्ञता स्थायी, स्टेबल, मतलब स्थायी रूप में होता है श्रद्धा। जैसे महात्मा गांधी समाज के लिए कार्य किए। ठीक है, ये स्थायी रूप में दिखाई देता है श्रद्धा जिसे। भक्ति एक सेंस में लेते हैं कृतज्ञता, डिवोशन, जिसमें आध्यात्म और समर्पण का भाव शामिल होता है। एक कृतज्ञता होता है सम्मान के रूप में, रेस्पेक्ट के रूप में, जिसमें उम्र और प्रतिभा जो है मायने रखती है। ठीक, धन्यवाद, शुक्रिया, आभार, एहसान, साधुवाद, ऐसे भी कृतज्ञता के रूप हैं। जैसे आप कोट लिख सकते हैं, एक जो है कथन लिख सकते हैं कि कृतज्ञ हूँ मैं, जैसे आसमान की कृतज्ञ है पृथ्वी, जैसे पृथ्वी का कृतज्ञ है किसान। कृतज्ञ हूँ मैं, जैसे सभ्यताएं कृतज्ञ है नदी के प्रति, जैसे नए जीवन के लिए बादल का आभारी है नन्हा बिरवा। ठीक, तो ये जो मैंने सुनाया, ये प्रियंकर ने लिखा है, कवि प्रियंकर। ठीक है, तो ऐसी चीज़ों को आप कोट कर सकते हैं बीच में। हाँ, जैसे आप लिख रहे हैं, लिख सकते हैं कि रंगभूमि में प्रेमचंद कृतज्ञता के बारे में लिखते हैं कि कृतज्ञता हमसे वह सब कुछ करा लेती है जो नियम की दृष्टि से त्याज्य है। यह वह चक्की है जो हमारे सिद्धांतों और नियमों को पीस डालती है। ठीक, यह वहीं वे कायाकल्प में लिखते हैं कि कृतज्ञता शब्दों में आकर शिष्टता का रूप धारण कर लेती है। उसका मौलिक रूप वही है जो आँखों से बाहर निकलते हुए कांपता एवं लजाता है। इसी कृतज्ञ भावना से भरकर अयोध्यावासी हर्षित होते हैं। राम राज्य बैठे त्रैलोका, हर्षित भय गए सब लोका, गए सब शोका। ठीक है, तो ऐसी चीज़ें बीच बीच अगर आप जो है कथन के रूप में लिखेंगे या डायलॉग के रूप में लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। ठीक है, अब ये हो गया कृतज्ञता। अब हम देख लेते हैं कृतज्ञता क्या है, उसी से मिलता जुलता है। ठीक है, तो कृतज्ञता होता है एहसान फरामोशी। ठीक है, कृतज्ञता होता है किसी का आदर सत्कार, धन्यवाद, सम्मान, वो सारी चीज़ें। लेकिन कृतज्ञता होती है एहसान फरामोशी, मतलब एहसान फरामोश होना। औरंगजेब ने हुमायूं को जेल में डाल दिया था, ये तो पता ही होगा, ये कृतज्ञ है। औरंगजेब ने अपने बाप को ही जेल में डाल दिया, क्यों? हुमायूं के बारे में जो है बहुत प्रचलित कहानी है। अब इसमें कितनी सच्चाई है कितनी नहीं, लेकिन मुझे तो जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि हुमायूं जो है बहुत रसिया किस्म का जो है आदमी था। ठीक है, उसने ताजमहल बनवाया और पूरा राजस्व खाली कर दिया राज्य का। ठीक है, अपने राज्य का पूरा राजस्व खाली कर दिया, ताजमहल उसने बनवा दिया। ठीक है,
उसके बाद वो यमुना के दूसरे किनारे भी दूसरा ताजमहल बनाने की सोचने लगा। उसने लाल किला वहीं पे बनवा दिया। ठीक है, अगर आप कभी आगरा जाएंगे तो वहाँ किला आपको देखने को मिलेगा, साथ में ताजमहल। उसने पूरा राजकोष खाली कर दिया था। ठीक है, और ताजमहल किसकी याद में बनवाया था ये तो पता ही होगा। और आप ये चीज़ भी जानते होंगे कि औरंगज़ेब, फिर उसके बाद क्या होता है, औरंगज़ेब ने हुमायूं को इसी वजह से जेल में बंद कर दिया एक तरह से। ठीक है, तो वो एहसान फरामोशी हुई कि बाप ने अपने बेटे को पाला और बेटे ने ही बाप को जेल में भेज दिया। परशुराम ने भी अपनी माँ का गला काट दिया था। यह भी एक कृतज्ञता है। जिस माँ ने अपने बच्चे को एक अच्छी तरह पाला पोसा, उसी बच्चे ने माँ का गला काट दिया। एक ये कृतज्ञता का रूप देखने को मिलता है। ठीक, अब कृतज्ञता का सरलतम और जटिलतम रूप क्या हो सकता है? तो कृतज्ञता का सरलतम रूप हो सकता है हर्ष। हर्ष है, हर्ष नहीं है। हर्ष में क्या हो जाएगा, बच्चे हर्ष के, पशु पक्षी, दोस्त, हर्ष है कृतज्ञता का सरलतम रूप। हर्ष नहीं है, इसमें मौन हो जाएगा, शब्द हो जाएगा, भाषा हो जाएगा, आंसू हो जाएगा, अन्य तरीके भी संभव हैं। ठीक है, तो ये हर्ष नहीं है। जिसमें देखो, हर्ष मतलब क्या होता है, खुशी, उल्लास वगैरह। अभी जैसे हमने पीछे देखा, उसमें जो है मौन, शब्द, भाषा, आंसू या अन्य तरीके भी संभव हैं, तो वो हर्ष नहीं हो सकता है। लेकिन हर्ष क्या हो सकता है, बच्चे हो सकते हैं, बच्चे जानते ही हैं हर्ष का रूप हो सकते हैं, पशु पक्षी हो सकते हैं, दोस्त हो सकते हैं। अच्छा, जटिलतम रूप क्या हो जाएगा? तो जटिलतम रूप हो जाएगा कुछ और भाव को जोड़ने पर प्राप्त स्थिति या भाव। ठीक है, तो जटिलतम रूप ऐसा हो जाएगा। हम इसलिए इस तरह पढ़ रहे हैं क्योंकि जब हम निबंध लिखेंगे तो इस तरह डायमेंशंस हम सोच सकें। ये सब जो डायग्राम मैंने बनाया है, ये एग्ज़ाम में लिख के नहीं आना है, निबंध में ऐसे लिख के नहीं आना। लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूँ कि अगर मान लीजिए ये निबंध आया हुआ है, निबंध जैसे ये पूछा गया है कि हर्ष जो है कृतज्ञता का सरलतम रूप है, तो हम किस प्रकार सोच सकते हैं, कितने डायमेंशंस हर्ष को सोच सकते हैं, कितने डायमेंशंस में कृतज्ञता को सोच सकते हैं, सरलतम रूप में सोच सकते हैं या जटिलतम रूप में सोच सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि हमें कई तरीके से सोचने की आवश्यकता है। ऐसा नहीं है कि हम निबंध में कुछ भी लिख के आ जाएंगे। ठीक है, फिर आगे जो है, बच्चे में किस तरह की भावनाएं? बच्चे में भावनाएं एक सरल हो सकती हैं और जटिल भी हो सकती हैं। सरल में क्या हो सकती हैं, प्रसन्नता या दुख हो सकता है। ठीक है, बच्चे में या तो प्रसन्नता रहेगी या दुख रहेगा। जटिलतम में क्या हो सकता है, सामाजिक दबाव, लालच, जिसमें स्वार्थ। ठीक है, बच्चे में सामाजिक दबाव तो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन लालच देखने को मिलता है। कभी किसी बच्चे से चॉकलेट मांग के देखिए, आपको दुश्मन समझेगा, वो देगा नहीं। जटिलतम रूप में स्वार्थ व परमार्थ के बीच का कुछ हो सकता है, प्रसन्नता और ईर्ष्या के बीच का संबंध हो सकता है। ठीक है, यह हो सकता है। और हर्ष का जटिलतम रूप क्या हो सकता है? हर्ष का जटिलतम रूप क्या हो सकता है? और तो जिसमें कृतज्ञता हो सकती है। कृतज्ञता के साथ रहस्य अगर जुड़ जाएगा तो आध्यात्म और भक्ति देखने को मिलेगी। सामाजिकता जुड़ जाएगी तो श्रद्धा देखने को मिलेगी, और लालच जुड़ जाएगी तो धूर्तता देखने को मिलेगी। कृतज्ञता के साथ अगर रहस्य जुड़ गया तो आध्यात्म और भक्ति, सामाजिकता जुड़ गई तो श्रद्धा देखने को मिल सकती है, लालच जुड़ गई तो धूर्तता देखने को मिल जाएगी। ठीक है, ये कृतज्ञता के जटिलतम रूप हो सकते हैं। अब अगर हम मान लीजिए इसका निबंध लिखते हैं पूरा कि कृतज्ञता का हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, ये 2017 में आया हुआ था। ठीक है, ये अमूर्त निबंध था। क्या था? अमूर्त निबंध। ये याद रखिएगा, ये अमूर्त निबंध है। तो हम अब इसको शुरुआत कैसे करेंगे? अगर मान लीजिए हमको भूमिका वगैरह लिखनी है तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? तो भूमिका में आप दिखा देंगे कि कृतज्ञता जो है कैसे व्यक्त करते हैं। सामाजिक रूप से दिखा देंगे या कृतज्ञ होने के कई तरीके दिखा देंगे, जैसा अभी पीछे मैंने बताया। ठीक है,
भूमिका में कुछ इस तरह रख देंगे, ठीक है। जैसे आप मान लीजिए लिखना चाहते हैं तो मैं थोड़ा बहुत आपको सुना देता हूँ। लिख दीजिए कि कृतज्ञता व्यक्त कर हम सामाजिकता का निर्वाह करते हैं और सामने वाले को खुशी देते हैं। आभारी होना या शुक्रिया अदा करना या कृतज्ञ होना आखिर है क्या? अगर हम अपनी आंखें खोलकर अपने आसपास नज़र डालें और देखें कि हमें ज़िंदगी में जो कुछ भी हासिल हो रहा है उसमें किन किन चीज़ों को और लोगों का योगदान है, तो हम उन सब के प्रति आभारी हुए बिना नहीं रह पाएंगे, ठीक। तो इस तरह हम शुरुआत कर सकते हैं अपने निबंध में, ठीक है। बीच में हम कुछ कोट रख सकते हैं। तो अभी जैसे मैंने 2 लाइनें 3 लाइनें पढ़ के सुनाई तो आपको आइडिया लग गया होगा कि शुरुआत किस तरह करनी है, ठीक है। बीच में जैसे मैंने आपको सुनाया था कि प्रेमचंद ने क्या कहा, ठीक है, वो रख सकते हैं। और बीच में आप जैसे कुछ कथन वगैरह रख सकते हैं, किसी फिल्म का डायलॉग रख सकते हैं, कोई कहानी रख सकते हैं अगर रखना चाहते हैं। कहानी वगैरह रखने से क्या होता है कि निबंध आपका अच्छा बन जाता है, ठीक है, क्योंकि आपको लगभग 1000 से 1200 शब्द लिखने हैं, लगभग 8 पेज। तो 8 पेज लिखने के लिए आपके पास पर्याप्त मटेरियल होना चाहिए। अंत में अगर जैसे हम मान लीजिए निष्कर्ष की तरफ आते हैं तो निष्कर्ष की तरफ हम लिख देंगे कि जैसे 2-4 लाइन मैं आपको सुना देता हूँ कि कृतज्ञता के सामाजिक पहलू पर विचार करते हुए हम पाते हैं कि इस गुण के कारण व्यक्ति अथवा समाज का जीवन बना हुआ है, विकसित हुआ है। पिता पुत्र, माता पुत्र, बंधु बंधु, बंधु भगनी, राजा प्रजा, स्वामी सेवक, गुरु शिष्य, ईश्वर भक्त आदि अनेक संबंधों से मानव के जीवन का पट बुना हुआ है, ठीक है। उसके ताने बाने कृतज्ञता से ही बने हैं। कृतज्ञता है इसलिए भल मनसाहत है, मनुष्यता है। कृतज्ञता यदि नष्ट हुई तो मनुष्य पशुतुल्य जीवन जीने लगेगा, मनुष्य मनुष्य का शत्रु बनेगा, उसका व्यक्तिगत सामाजिक जीवन ध्वस्त हो जाएगा, उसका सब सुख नष्ट हो जाएगा, क्योंकि व्यवस्था, सहयोग, प्रगति, सुख, शांति सबका आधारभूत गुण मनुष्य की कृतज्ञता ही है। तो इस प्रकार अगर हम अपने निष्कर्षों को लिखेंगे तो हमें बहुत अच्छे अंक प्राप्त होंगे, ठीक है। अब आगे 2018 में एक आया हुआ निबंध है, उसको देख लेते हैं, ठीक है। कैसे लिखेंगे? 2018 में यूपीएससी में पूछा गया था कि अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है, ठीक है। अब ये भी जो है हमारा अमूर्त निबंध है। क्या है अमूर्त निबंध? ये हमको जानने की ज़रूरत है, ठीक है। ये भी हमारा अमूर्त निबंध है, अमूर्त है, ठीक। अब ऐसे निबंधों में जो है वही होता है कि हमको सोचना है, ठीक। जैसे अभी हमने ये पिछला निबंध देखा, हर्ष कृतज्ञता का सरलतम रूप है, इसी तरह ये भी है हमारा अमूर्त निबंध है, ठीक है। इसमें भी हमें सोचने की ही आवश्यकता है कि किस प्रकार हम जो है निबंध को लिख सकते हैं, ठीक। तो देखिए एक अगर हम इसको खंडों में विभाजित कर लें, जैसे यहाँ रख सकते हैं अति मानवीय चेतना रख सकते हैं एक तरफ मूल्यों का स्थायी आयाम रख सकते हैं, ठीक है। अब चेतना क्या होती है देख सकते हैं, चेतना, इसे चेतना कहते हैं। मूल्य जो है कुछ होते हैं और चेतना उसका पूरा आयाम होती है। अब अतीत क्या है? अतीत समाज हो सकता है, देश हो सकता है, व्यक्ति हो सकता है। चेतना क्या है? सोचने समझने की शक्ति है। मूल्य क्या है? आदर्श या उचित जो है मूल्य हो सकते हैं। आयाम क्या हो सकते हैं? किसी के बारे में सब कुछ जानना, यानी डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं। अगर किसी के बारे में सब कुछ जानना है तो उसके डायमेंशंस क्या क्या हो सकते हैं, ठीक। आगे बढ़ते हैं। अब इसका पक्ष और विपक्ष लिखेंगे हम। अतीत जाने बिना हम किसी व्यक्ति की या समाज की चेतना और उसके मूल्यों को नहीं सकते, ठीक है। विपक्ष में क्या लिखेंगे? अतीत का यह प्रभाव स्थायी ही हो या ज़रूरी नहीं है, ठीक है। विपक्ष में यह लिखेंगे, क्योंकि
पूछा है प्रश्न कि अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है, तो वो स्थायी ही हो या भी जरूरी नहीं है। ठीक, अब पक्ष विपक्ष देख लेते हैं। पक्ष विपक्ष में क्या लिखेंगे? पक्ष विपक्ष में लिख देंगे, अतीत का पक्ष विपक्ष क्या हो जाएगा, एक तरफ व्यक्ति को रख लेंगे, एक तरफ समाज को रख लेंगे। व्यक्ति में छल का शिकार व्यक्ति छाछ को फूंक फूंक कर पीता है, ये तो आप जानते ही हैं। जैसे किसी व्यक्ति के साथ छल हुआ है तो वो छाछ को भी फूंक फूंक कर पिएगा। ठीक है, गलत फहमी हो कोई या कोई अंधविश्वास हो, सबसे बड़ा तो यही है व्यक्ति के अंदर कि वो अंधविश्वास को भी विश्वास करता है। दुर्घटना से कोई साहस कम हो गया हो या अनजान सहायता उसको मिली हो। ठीक है, ये अतीत का पक्ष, मतलब जो अपनी पुरानी घटनाओं से अगर अतीत उसका रहा है व्यक्ति का संबंध। अब समाज में, भारतीय समाज में जैसे बाल विवाह है, विधवा विवाह है, पर्दा प्रथा है, बलि प्रथा है, दहेज प्रथा है, पितृसत्य है। ठीक है, ये भारतीय समाज में पक्ष में जो है आप इसको दिखा सकते हैं भारतीय समाज में। अन्य समाजों में बुर्का है, जैसे वजू करना है। ठीक है, तो इन पे जो है आप लिख सकते हैं पक्ष में। ठीक है, अतीत के पक्ष में कि अतीत में ऐसी चीज़ें रही हैं और उसके बाद उसके जीवन में ऐसा बदलाव हुआ। जैसे मान लीजिए अगर बाल विवाह की हम बात करते हैं, बाल विवाह अब समाज में कम हो गया है कि ज़्यादा है? बाल विवाह कम हो गया है, यह हो सकता है बंद भी हो गया हो। फिर भी अभी राजस्थान जैसी जगहों पे बाल विवाह सुनने को आता है, पता नहीं उसमें कितनी सच्चाई है, मुझे नहीं पता, क्योंकि खबरें ऐसी आती हैं तो लगता ही होगा। विधवा विवाह, विधवा विवाह जो है कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? पर्दा प्रथा कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? बलि प्रथा, बलि प्रथा कम हुआ है कि ज़्यादा हुआ है? दहेज प्रथा, दहेज प्रथा तो मुझे लगता है बढ़ ही गया है समय के साथ, थोड़ा थोड़ा कम भी देखने को मिल रहा है। जो लोग शिक्षित हो रहे हैं या जो खुद ही स्टैंड कर रहे हैं, आगे आ रहे हैं, वो अब दहेज जैसी चीज़ों को नकार रहे हैं। पितृसत्तात्मक, जो कि अभी भी मतलब कम हुआ है लेकिन उतना कम नहीं हुआ। बुर्का प्रथा, जो औरतें बुर्का पहनती हैं, मुस्लिम महिलाएं होंगी या क्रिश्चियन की महिलाएं होंगी, उनके अंदर जो उनके साथ जो बुर्का प्रथा चलती है वो, अब बुर्का प्रथा को देखा जाए तो ये दूसरे समाज का है। अरब जैसी कंट्रीज़ में जहाँ इतनी ज़्यादा धूल उड़ती है, गर्मी उड़ती है, वहाँ की स्त्रियाँ जो है बुर्का पहनती हैं। अब वही कल्चर को इंडिया जैसी जगहों पे अपना लिया गया, उसके बाद उसको धर्म से जोड़ के देखना, तो ये कितना बड़ा अंधविश्वास है। हाँ, वज़ू करना ये भी एक तरह का अंधविश्वास ही है। अरब जैसी कंट्रीज़ में जहाँ पानी की इतनी ज़्यादा किल्लत है, कमी है, तो वो एक लोटे से ही पूरा जो है हाथ पैर मुंह धुल लेते हैं। ठीक है, लेकिन इंडिया जैसी जगहों में जहाँ पानी की अधिकता इतना ज़्यादा है, वहाँ भी अगर ऐसी चीज़ें अपनाई जाती हैं तो ये मूर्खता ही हो गई, अगर इसे धर्म से जोड़ के देखते। ठीक है, तो भारतीय समाज में भी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं, या अन्य समाज में भी ऐसी चीज़ों देखने को मिलती। तो पक्ष में आप ये दिखा सकते हैं, और विपक्ष में क्या दिखा सकते हैं? अतीत के बारे में आप दिखा सकते हैं। देखिए, अतीत में चेतन दिखा सकते हैं और अवचेतन दिखा सकते हैं। चेतन अवचेतन क्या है? मन का हिस्सा होता है। हम सब अवचेतन के स्तर पर नस्लवादी हैं। ठीक है, इस तरह कुछ लिख सकते हैं। उदाहरण के लिए नेपोलियन लिख सकते हैं। आदिम किस्म की असुरक्षाएँ हैं। ठीक, अगर हम मान लीजिए हम इस पे निबंध लिखते भी हैं तो शुरुआत कैसे करेंगे? ठीक है, आगे देख लेते हैं विपक्ष अतीत का। अतीत का विपक्ष अगर हम लिखेंगे तो एक तरफ लिख लेंगे कि जो है अतीत स्थायी आयाम नहीं होता है। जैसे लंबे समय में संभव तो है लेकिन स्थायी आयाम नहीं है। जैसे सती प्रथा और 3 तलाक, सती प्रथा जैसी चीज़ें बंद हुई, 3 तलाक भी बंद ही हो गया। ठीक है, दक्षिण अमेरिका का मुद्दा जो है, साउथ अमेरिका के कुछ मुद्दे रहे हैं, वो भी धीरे धीरे ख़त्म हो गए, नस्लवादी चीज़ें होंगी। व्यक्तियों में कैसे विपक्ष में लिख सकते हैं? एक झटके के बाद सुखद अनुभव मिलना। ठीक है, जैसे कोई आपका अतीत रहा है, हाँ, और वो अचानक से सब कुछ ठीक हो गया तो आपको जो है सुखद अनुभव मिलेगा। अब अगर ये निबंध है तो इसमें हम भूमिका कैसे लिखेंगे, मेन पार्ट कैसे लिखेंगे, और जो है निष्कर्ष कैसे लिखेंगे? तो भूमिका की शुरुआत आप कर सकते हैं किसी कथन से। जैसे एक कथन आप लिख सकते हैं, जय हो खोलो अजिर द्वार, मेरे अतीत ओ अभिमानी, बाहर खड़ी लिए नीराजन,
कब से भावों की रानी। ठीक है, ऐसे आप जो है लिख सकते हैं। अतीत के बारे में है, देखिए इसमें आता है ना बीच में कि जय हो खोलो अजिर द्वार, मेरे अतीत ओ अभिमानी, बाहर खड़ी लिए नीराजन, कब से भावों की रानी। जब आप ऐसे कोट लिख देंगे, ऐसी कविताएं लिख देंगे, तो परीक्षक के मन में ये आएगा कि वाह कितना बढ़िया लिखा गया है, तो वो पूरा आपका निबंध पढ़ेगा। जैसे आगे लिख सकते हैं, यदि मनुष्य की चेतना अपने अतीत से स्वतंत्र और भविष्य से स्वायत्त होती है, तो उसका परिवेशगत बोध भी क्षणिक तथा विच्छिन्न होता है। लेकिन मनुष्य में प्रतिस्मरण की अद्भुत क्षमता होती है। वह भूत, वर्तमान और भविष्य त्रिकाल में जीने की कला जानता है। पशुओं की तरह वह अतीत से मुक्त तथा भविष्य से निरापद नहीं होता। अपनी आदिम अवस्था में शायद भले ही वह ऐसे जीता होगा तथा उसकी संपूर्ण चेतना तत्क्षण वर्तमान में निगमन होती होगी। हिंदी के कवि चिंतक अज्ञे ने ऐसी अवस्था को व्याख्या इन शब्दों में की है कि सच्चा वर्तमान ऐसा क्षण है जिसके साथ ना तो स्मृति का आभास है और ना प्रत्याशा या अपेक्षा का, क्योंकि एक अतीत का लक्षण है, दूसरा भविष्य का। तो आप जब शुरुआत भूमिका में ऐसे करेंगे, हालांकि भूमिका हेडिंग नहीं डालनी है। कुछ लोग सोचते हैं भूमिका हेडिंग डाल लें, फिर मेन बॉडी हेडिंग डाल लें और उसके बाद निष्कर्ष हेडिंग डाल लें, निबंध लिखें। आपको 0 नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं मिलने वाला है वैसे, क्योंकि वो सब बच्चे करते हैं, आप बड़े हो गए हैं। ठीक है, और अब मेन बॉडी में आप बीच बीच जो है कुछ कथन लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि स्मृत चेतना मनुष्य के मन में अतीत के प्रति जिज्ञासा का सजग भाव उत्पन्न करती है। मानवेतर प्राणी में यह चेतना नहीं होती, इसलिए उनका भाव इतिहास नहीं होता। बुद्धि और विवेक से संपन्न मानव मूल्य सचेतन तथा मूल्यान्वेषी होता है। वैचारिक परिवेश का वैशिष्ट एक व्यक्ति की प्रकृति, प्रवृत्ति तथा विचार की जमीन पर उसे अनन्य व्यक्तियों से अलग करता है, और इसी कारण अलग अलग मानव समूहों तथा समाज की संस्कृति भी अलग अलग होती है। ठीक है, तो इस तरह बीच में इस तरह के कथन आप जोड़ सकते हैं, और निष्कर्ष में भी आप चीज़ों को लिख सकते हैं। जैसे लिख सकते हैं कि समस्त मानवीय मूल्यों तथा उनसे जुड़कर आई धर्म की अवधारणा के सर्वोत्तम प्रतीक के रूप में ही ईश्वर की संकल्पना की गई है। यह मूल्य जीवन की व्यक्ति की आस्था को बढ़ाते हैं। मनुष्य इन मूल्यों का पालन करते हुए ईश्वर की सेवा करता है। ठीक, अंत में लिख सकते हैं कि इस प्रकार तथ्य और मूल्य अतीत के जो सिक्के हो पहलू हैं। ठीक है, तथ्य और मूल्यों के बारे में पूछा था, तो लिख सकते हैं कि तथ्य और मूल्य अतीत के सिक्के के 2 पहलू होते हैं। वे मानव अतीत से घुले मिले रहते हैं। मूल्य चेतना, संस्कृति चेतना और इतिहास चेतना बाहर से मानव चेतना के विभिन्न आयाम प्रतीत होते हैं, किंतु आंतरिक स्तर पर वे पृथक नहीं हैं। वे निरंतर उच्चतर मूल्यों की अन्वेषणा के रूप में सानुकूल तथा समुच्चय स्वरूप किसी जातीय समाज की संस्कृति का निर्माण करते रहते हैं। तो ऐसी चीज़ें आप अंत में लिख सकते हैं। तो अगर हमको अपना निबंध सारगर्भित बनाना है तो हमें ऐसी चीज़ें लिखनी पड़ेंगी। ठीक, क्योंकि हमको निबंध में अच्छे अंक चाहिए। ठीक है, अच्छे अंक तभी मिलेंगे जब हम बेहतर लिख के आएंगे। ठीक, तो ये आज का हमारा दूसरा लेक्चर था। तीसरा लेक्चर इसके बाद आएगा। ठीक है, तो अगर देखिए लेक्चर एक के बाद एक देखिएगा, शुरुआत से देखिएगा, तभी आपको वीडियो समझ में आएंगे। ठीक है, लेक्चर समझ में आएंगे। अभी आप सोच रहे होंगे कि ये क्या ही है निबंध में, क्या ही मैं पढ़ा रहा हूँ, क्या ही ये पढ़ाया गया है पेन ड्राइव कोर्स में, लेकिन ऐसे ही पढ़ाया गया है। वो इसलिए क्योंकि एक समझ विकसित हो जाए कि किसी भी जो है निबंध आता है, जैसे मान लीजिए ये निबंध आया हुआ है। ठीक, जैसे ये निबंध आया हुआ है, अतीत मानवीय चेतना तथा मूल्यों का स्थायी आयाम है। अब इनको तोड़ना है हमको। अतीत मानवीय चेतना को अलग तोड़ लीजिए, मूल्यों का स्थायी आयाम अलग तोड़ लीजिए। ठीक है, फिर सबके अतीत, मानवीय चेतना, मूल्य, स्थायी आयाम, इन सबको अलग अलग तोड़ के अब फिर इनके बारे में जब आप सोचेंगे, समझेंगे, तब बहुत अच्छे से निबंध लिख पाएंगे। ठीक है, अगर इन चीज़ों को नहीं समझेंगे तो निबंध नहीं लिख पाएंगे। ये इसलिए आप जो चाहते हैं कि निबंध में लिखवाया गया है कि नहीं लिखवाया गया है, आखिरी वीडियो तक लिखवाया भी गया है, वो भी आपको देखने को मिलेगा।
ठीक है, उसका इंतज़ार करिए, वीडियो आते रहेंगे, वीडियो सारे देखते रहिए। सिर्फ 13 क्लासेस हैं निबंध की। उसके बाद मैं कुछ क्लासेस अपनी तरफ से और डाल दूंगा, जिसमें कि प्रीवियस ईयर में जो निबंध आए हुए हैं उनके प्रश्नों को मैं शामिल कर दूंगा। देखिएगा कि किस तरह के प्रीवियस ईयर में प्रश्न पूछे गए हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।